Hello everyone, this is Preetham and you are watching समाधान ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो क्लास 10th का 4th चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले हमने 3 चैप्टर पढ़ लिया है, उससे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लिए हैं। हालांकि अभी भी हम लोग एग्जाम्पलर प्रॉब्लम जो है जैसे ही पूरा हमारा ये सिलेबस कवर होगा उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट या एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग का जो काम है वो पूरा क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसको एक बार में कॉन्सेप्ट से लेके एक्सरसाइज सारे को कवर करना। ठीक है, हर एक छोटे छोटे डिटेल को हम लोग समझेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग उसने प्रकार के क्वेश्चन जो है हम लोग ट्राई करने वाले हैं। जितने भी एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है वो आपको मैं एक एक करके बताने वाला हूं। तो फटाफट से अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को जरूर लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग को क्या क्या देखना है, क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए हम लोग को करना क्या है, तो हमारे पास इतने टॉपिक जो है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, किस प्रकार की इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, कितने सारी टेक्निक्स हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। और इसमें आपको मेनली 2 पढ़ना है, फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ना है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ना है। पहले एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी था जो अब नहीं है आपके सिलेबस का हिस्सा। ठीक है, और उसके बाद लास्टली जो है नेचर ऑफ रूट्स हम लोग पढ़ने वाले थे। 3 एक्सरसाइज हैं इसमें, 4.1, 4.2 और 4.3। ये सब से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट और सारे हम लोग एक्सरसाइज आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से आप लोग भी रेडी हो जाइए। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमारे जो क्वेश्चन है कि हम लोग आखिर किस प्रकार के इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, है ना। अगर आप देख पा रहे हो तो हमारा जो डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन क्या कहता है, तो डेफिनेशन कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री मीनिंग इट कंटेन्स एट लीस्ट वन टर्म दैट इज स्क्वायर्ड। तो देखिए ये क्या होना चाहिए, कह रहा है कि ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री क्या हो, सेकंड हो, है ना, मतलब डिग्री 2 हो। सेकंड डिग्री मतलब क्या, डिग्री 2 हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर डिग्री क्या है ना। और उसके बाद ये है एटलीस्ट वन टर्म, उसमें क्या होना चाहिए, कम से कम एक टर्म ऐसा होना चाहिए जो स्क्वायर्ड होना चाहिए। ठीक है, दैट इज स्क्वायर्ड। तो हमारे पास ये है सिचुएशन। आप एग्जांपल देख पा रहे होगे, तो जैसे कि इस टाइप का अगर लिखा हुआ है x² + 2 = 0, है ना, इस टाइप का, तो ये क्या हुआ, ये एक सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है। सेकेंड डिग्री का मतलब होता है कि पावर, जो मैक्सिमम पावर होना चाहिए वेरिएबल में, वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, है ना। मैक्सिमम पावर जो रहता है वही क्या कहलाता है, उस इक्वेशन का डिग्री कहलाता है। क्लियर। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है x³ 3 - 3x + 7 ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका जो डिग्री है वो है 3। ठीक है, कितना है, अगर इक्वेशन है तो ऐसे =0 लिखा रहता है या फिर केवल इतना ही लिखा रहता है तो वो पॉलिनोमियल कहलाता है ना। इसका क्या होगा, पूछेगा कि बताइए कि इसका डिग्री कितना है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 3, है ना। वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि कहीं पे भी वेरिएबल में ना पावर जो है वो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए और ना ही माइनस में होना चाहिए, है ना। अगर ऐसा होगा तो हम लोग ना ही उसको इक्वेशन बोलेंगे ना ही पॉलिनोमियल बोलेंगे, जो आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, अगर बोलेगा x³ 3 - 3 √2 x³ 4 - 2√5 x³ 9 - 3 = 0, ऐसा एक इक्वेशन है। पूछेगा बताइए डिग्री क्या है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो मैक्सिमम पावर है, वेरिएबल है x का मैक्सिमम पावर क्या है, 9, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। तो समझ में आ गया कि डिग्री क्या हुआ, डिग्री क्या है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर ही क्या कहलाता है, डिग्री कहलाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, मतलब 2 से ज्यादा पावर वाला टर्म उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 से ज्यादा पावर वाला टर्म नहीं होना चाहिए। तो उस टाइप के हम लोग इक्वेशन को क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। और 2 पावर वाला होना ही चाहिए,
दो से ज्यादा पावर वाला नहीं होना चाहिए और पावर 2 वाला टर्म होना ही चाहिए, है ना। उससे कम वाला रहे या ना रहे, है ना, कम हो तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, लेकिन 2 वाला पावर होना ही चाहिए। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है, अभी आप देखोगे क्या कि जो जनरल फॉर्म होता है वो कैसा होता है। तो जो जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म उसी को कहते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म का क्या मतलब होता है, यहां पे आप देख पा रहे होगे कि ये है हमारा जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। पूछे क्या है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0, यही हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है या जनरल फॉर्म है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसमें ए बी और सी का वैल्यू चेंज करके क्या कर सकते हैं, उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, या ऐसा बोलें कि जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, वो इसी फॉर्म से निकला हुआ रहता है, इसी का मॉडिफाइड फॉर्म रहता है ना। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब इस पे सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेट किया जा सकता है। यहां पे एबीसी जो है ना वो रियल नंबर है। ठीक है, एबीसी क्या है, वो रियल नंबर है, और जो ए का वैल्यू होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ए का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। तो इस फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0, है ना। तो यहां पे ये अब बोलेंगे कि चलिए ये इस पे कैसे बैठेगा, तो हमने क्या किया है, ए के जगह यहां पे 1 रखा है, बी के जगह -3 रखा है, और सी के जगह 5 रखा है, तो हमारे ये वैल्यू आ गया है ना। मान लीजिए कि हमारे पास है 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 ऐसा इक्वल 0। तो इसमें ए के जगह हमने रखा 3/4, एक्स वाला टर्म है नहीं, तो मतलब बी के जगह हमने 0 रख दिया, तो एक्स वाला टर्म गायब हो गया, और सी का वैल्यू कितना है, -7/2 है ना। एबीसी कुछ भी हो सकता है ना, केवल एक्स का पावर फ्रैक्शन या निगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए देखिए ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, बी और सी का वैल्यू 0 हो सकता है। मान लीजिए कि हमने ऐसा लिखा एक्स स्क्वायर, तो ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स 0, है ना। इसमें ए का वैल्यू 1 है, बी और सी का वैल्यू 0 है ना। √7 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां पे वेरिएबल को हमने y से लिखा है। ऐसा है √2/5 वाई टू स्क्वायर माइनस 7/√2 वाई इक्वल 0, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होगा। एक स्क्वायर वाला टर्म रहेगा, है ना, और उसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई रहेगा, अगर कुछ नंबर नहीं मल्टीप्लाई है तो 1 मानेंगे। उसके बाद दूसरा सीधे मतलब पावर 1 वाला टर्म हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, और फिर एक जिसमें कोई नंबर केवल प्योर नंबर हो, मतलब कांस्टेंट टर्म होगा, है ना। 3 ही टर्म रहता है, ये वाला कांस्टेंट टर्म कहलाता है ना। इसमें देखिए यहाँ पे a जो है ना, इसको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलते हैं, b को कोफिशिएंट ऑफ x बोलते हैं, और c को हम लोग कांस्टेंट टर्म कहते हैं, है ना। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। a को क्या कहते हैं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b को क्या कहते हैं, तो x का कोफिशिएंट, है ना, चूंकि वो x में मल्टीप्लाई है, और c में कुछ भी नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट टर्म कहते हैं। अब क्या है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला एक्सरसाइज जो है, इसमें आपको सिंपली ये पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन सा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना, ये आपको चेक करना है। तो हम लोग करेंगे क्या, जितना भी वैल्यू दिया गया है ना, सबको सिंप्लीफाई करेंगे और एक साइड ले जाएंगे। अगर वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 फॉर्मेट पे आ जाता है तो वो क्वाड्रेटिक है, नहीं तो नहीं, है ना। अगर x का पावर 2 से ज्यादा वाला टर्म उसमें प्रेजेंट है तो वो क्वाड्रेटिक नहीं है, या फिर एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, उससे कम वाला है, तब भी वो क्वाड्रेटिक नहीं है। जब एक्स स्क्वायर वाला हो और उससे कम पावर वाला टर्म प्रेजेंट हो तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चेक करते हैं। जो पहला है, पहला का अगर हम लोग सॉल्यूशन लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, है ना, इसको चेक करना है। तो x + 1 होल स्क्वायर
इक्वल्स 2 × x-3 ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करेंगे, है ना। तो a प्लस बी के a की जगह x है, b की जगह 1 है, तो a² प्लस 2ab प्लस b² यही आएगा। ये वाला पूरा हमारा ब्रेक हो गया। यहां पे इक्वल्स 2 × x-3 करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो 2x और माइनस 2 3 जा 6। क्लियर। इस सिंबल का इस्तेमाल हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हुए करते हैं और हमेशा LHS वाले पार्ट के पहले करते हैं, है ना। कई बार बच्चे जो है ना इस सिंबल को ना इक्वल्स के बदले यूज करते रहते हैं, जो कि गलत है। इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। चलिए अब इसको करेंगे सॉल्व। तो आगे क्या आएगा, x², ये आ गया प्लस 2x और ये आ गया प्लस 1। इसको इधर लाएंगे तो माइनस 2x और प्लस 6 इक्वल्स 0। ठीक है, प्लस 2x और माइनस 2x हो गया कैंसल आउट। यहां पे बचेगा क्या, x² प्लस 7 इक्वल्स 0, है ना। तो देख रहे हैं क्या कि ये जो है इसमें x² वाला टर्म प्रेजेंट है और उससे हायर पावर नहीं है, उससे कम पावर वाला है। 7 क्या है, x⁻0 लिख सकते हैं 7 के साथ, है ना। किसी भी नंबर का पावर 0 इक्वल्स 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्लियरली दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलिए, समझ में आ गया, है ना। ऐसे ही हम लोग को सबको सॉल्व करना है। और अगर ऐसा फॉर्मेट मतलब x² वाले टर्म वाला आ गया और उससे कम पावर वाला है तो ठीक है, उससे ज्यादा पावर है तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। x² और उसके कम पावर वाला है तो वो क्वाड्रेटिक होगा। चलिए एक और क्वेश्चन इसमें से मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे। देखिए यहां पे अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको मुझे लगता है कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन मैं बता देता हूं और बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे। बाकी के लिए जो जहां जरूरी है मैं वहां पे हिंट बता दे रहा हूं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन अगर देखें हम लोग, तो थर्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है x-2 क्या है, x-2 इंटू x+1 इक्वल्स x-1 इंटू x+3। यही है हमारे पास। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर सबको एक साइड लाइए। यहां पे क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया, x को x से करेंगे x², x से 1 से करेंगे तो x, यहां पे आ जाएगा -2x और -2 और 1 को करेंगे तो -2। इसको करेंगे तो हमारे पास क्या है, x और x² और यहां पे करेंगे तो +3x, -1 और x को तो -x और -1 और 3 को तो -3। सबको एक साइड ले आइए, है ना। तो x² और x और -2x तो आ जाएगा -x -2। इधर से इसको लाइए तो -x², ये आ जाएगा -2x, है ना। ये सिंप्लीफाई करेंगे 2x प्लस में तो यहां पे आया माइनस में और ये आ जाएगा +3 इक्वल्स 0। x² और x² कैंसिल आउट, तो हमारे पास कितना आया, -3x और ये आ जाएगा कितना, +1 इक्वल्स 0। तो हम लोग देख रहे हैं क्या, ये एक लीनियर इक्वेशन आ गया, है ना। x का मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है ना। तो इसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन, है ना। x पावर 2 वाला नहीं आया। क्लियरली दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही करके आपको सॉल्व करना है। यहां पे दो क्वेश्चन देखिए, यहां पे पावर Q3 वाला दिया गया है, तो यहां पे a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला लगाना है आपको और फिर सिंप्लीफाई करना है। और यहां पे भी a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला अप्लाई करना है और सॉल्व करना है। ठीक है,
तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, आप जो है उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला जो होता है ए प्लस बी का होल क्यू का जो फॉर्मूला है वो होता है क्या, ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, और a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला जो है वो होता है ए क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यू, है ना। तो जहां पे भी जरूरत है उसको आप पुट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। अगर आपको पावर मैक्सिमम 2 आ गया तो समझिए कि क्वाड्रेटिक है, नहीं तो नहीं है। तो इस टाइप से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करके चेक कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको जो भी सिचुएशन दिया गया है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, है ना, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया बोल रहा है कितना, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ जो है ना वो उसके ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज्यादा है, मतलब 2x + 1 है ना। अगर ब्रेथ क्या है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज ट्वाइस 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, है ना, मतलब पहले ट्वाइस करेंगे और उसमें 1 मोर करेंगे, है ना, तब लेंथ आएगा, है ना। तो ये आएगा, ठीक है। तो कह रहा है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, है ना। तो इसके लिए इक्वेशन आपको लिखना है ना। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, लेट द breadth of the plot be x, then length क्या हो जाएगा, length of the plot इक्वल्स क्या आ जाएगा, 2x + 1, ठीक है। सो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये हो जाएगा कितना, x, 2x + 1, ये लेंथ हो गया, इंटू ब्रेथ हो गया x, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, हमारा जो एरिया है वो है कितना, 528, तो ये हो जाएगा 2x + 1 इंटू x, और ये हो जाएगा 528 के इक्वल। यही हमारा स्टेटमेंट हो गया। हम लोग इसी को क्या करेंगे, सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो आप आंसर देख लीजिएगा, अगर ऐसा लिखा है तो ठीक है, नहीं तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x² + x - 528 = 0, है ना। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से, लेकिन ऊपर वाले तक ही होना चाहिए आंसर, आप चेक कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। आपको क्या कह रहा है कि जो ब्रेथ का लेंथ जो है वो ब्रेथ का क्या है, ट्वाइस करके उसमें एक जोड़ने पे, मतलब ट्वाइस से एक ज्यादा है ना। तो इस प्रकार से आप स्टेटमेंट लिखेंगे, और ये एरिया दिया हुआ है तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया, और उस स्टेप से आप कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, और प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना, है ना, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहां पे कंजिक्यूटिव मतलब क्या होता है, लगातार, है ना। जैसे कि 4 5 हो गया, ये लगातार हुआ, है ना। 8 9 15 16, ये सब क्या है, ये सब कंजिक्यूटिव इंटीजर हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग को करना क्या है, यहां पे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यहां पे मैं बना दे रहा हूं, लेट 1 इंटीजर बी x, then the other integer इक्वल्स x + 1, है ना। अब कह रहा है कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x × x + 1 इक्वल्स 306,
306। ये हो गया हमारा स्टेटमेंट, यहीं पे आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा ना हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इधर लाइए तो -306 इक्वल्स 0। यही हमारा आंसर हो गया। बोलिए फटाफट से बताइए कैसा आपको समझ में आ रहा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कैसा फील हो रहा है, क्या आपको क्लियर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, है ना। रोहन की जो माँ है ना उससे 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनके एज का प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, मल्टीप्लीकेशन, इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, विल बी 360, है ना। अब से 3 साल बाद उनके एज का जो प्रोडक्ट होगा वो 360 होगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंटेज, और हम लोग को क्या करना है, रोहन का प्रेजेंटेज निकालना है। ठीक है, तो लेट क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन, तो पहले हम लोग लेट रोहन्स एज बी एक्स, देन हिज मदर्स एज इक्वल्स कितना हो जाएगा। तो देखिए अभी क्या है, उसकी माँ जो है 26 साल बड़ी है उससे, तो अगर रोहन है x तो ये x प्लस 26 हो जाएगा ईयर्स। ठीक है, ईयर्स लिख दीजिएगा, स्पेस नहीं है ना। 3 साल बाद, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखें 3 साल बाद रोहन का एज कितना हो जाएगा, तो रोहन का एज हो जाएगा x प्लस 3, है ना। रोहन की माँ का एज कितना हो जाएगा, x प्लस 26, उसमें भी 3 बढ़ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो 360 है। तो यही हमारा जो स्टेटमेंट है वो हो चुका है ना। और चाहो तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल्स 360। मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 360 को भी इधर लाइए, -360 इक्वल्स 0। इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस 32x, और ये आ जाएगा कितना, 360 में से हम लोग को क्या करना है, 87 को सब्ट्रैक्ट करना है, आ गया माइनस में 273 इक्वल्स 0, है ना। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग रोहन का जो है एज पता कर सकते हैं। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है ना वो यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड जो है ना 8 किलोमीटर पर आवर कम होता, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, तो 3 घंटा उसको ज्यादा लगता टू कवर द सेम डिस्टेंस, है ना, सेम डिस्टेंस कवर करने में। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हम लोग को क्या करना है, ट्रेन का स्पीड पता करना है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट, इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम रहता है ना उसमें क्या कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम में ना हम लोग करते क्या है कि एक चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे कि जब भी इस टाइप का डिस्टेंस, स्पीड, ये सब इंक्लूड रहेगा ना, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, है ना, आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। कभी भी जब इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या करना है, तो आपको ध्यान रखना है किस चीज का, कि हम लोग ना
स्पीड के साथ स्पीड को ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है, स्पीड के साथ क्या कर सकते हैं, स्पीड को ही ऐड कर सकते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं, और हम लोग को रिजल्ट में ऐड करने के बाद स्पीड ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग टाइम को ऐड करें तो टाइम को केवल हम लोग टाइम के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिजल्ट हमारा टाइम ही होगा। और डिस्टेंस के साथ क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस को ही ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी हमारा जो रिजल्ट मिलेगा वो डिस्टेंस ही होगा, मतलब सिमिलर क्वांटिटी को ही हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बस यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि आखिर हम लोग इन तीनों में से किस चीज का, तो आप देखोगे क्या यहाँ पे टाइम टेकन जो है वो 3 आवर्स मोर है ना। तो मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि कहीं ना कहीं हमको टाइम का डिफरेंस निकाल के, है ना, 3 आवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं क्या करना होगा, टाइम का जो डिफरेंस हो रहा है वो हमारा 3 घंटा होगा, ठीक है। बस इसी कॉन्सेप्ट को आपको फॉलो करना है, ठीक है ना। क्या करेंगे, टाइम का डिफरेंस, क्योंकि टाइम 3 घंटा ज्यादा लग रहा है, मतलब हमको 2 टाइम निकालना है जिसका डिफरेंस क्या हो, 3 घंटा हो। तो चलिए हम लोग करेंगे क्या, यहां पे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। लेट, देखिए हमको क्या चाहिए, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। जो चीज पूछता है वही हम लोग एक्स मानेंगे, है ना। यहां पे हम लोग का सॉल्यूशन है, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड क्या हो गया ट्रेन का, एक्स किलोमीटर पर आवर। कितना ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, 480 किलोमीटर, है ना। सो टाइम टेकन बाय इट, टाइम टेकन बाय इट टू कवर 480 किलोमीटर क्या हो जाएगा, है। मान लीजिए हम लोग इसको T1 से लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा, ठीक है। स्पीड है x, यही आवर आ जाएगा। इफ द स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर मोर, then time taken by the train, time taken by the train क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मान लीजिए T2 से लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा कितना, 480, सेम डिस्टेंस है और टाइम अब जो हो गया, स्पीड क्या हो गया, 8 किलोमीटर पर आवर बढ़ गया, तो इतना आवर लगेगा, है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, क्या कह रहा है, देखिए इसमें टाइम क्या हो रहा है, 3 घंटा ज्यादा लग रहा है, इसमें 3 घंटा कम लग रहा है, मतलब इसमें ये बड़ा है ये छोटा है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 आएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 480 बाई एक्स प्लस 8 माइनस 480 बाई एक्स, और यही आ जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना, सिंप्लीफाई कर लीजिए, है ना। अगर ऐसा नहीं दिया है आंसर तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो दोनों एलसीएम अलग अलग है तो क्या होता है, सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अब इससे x प्लस 8 से x प्लस 8 कट जाएगा, बचेगा x, तो 480 में x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो 480 को कॉमन भी ले सकते हो और भी सिंपल कर सकते हो, और यहाँ x से अगर डिवाइड हो जाएगा तो x कटेगा, तो 480 में क्या हो जाएगा, 480 में x प्लस 8 मल्टीप्लाई होगा, है ना, इक्वल्स 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और सिंप्लीफाई कीजिए, है ना, तो आपको ये वैल्यू जो है वो आ जाएगा, ठीक है। आगे इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है, तो कर लीजिएगा, ऐसे आंसर यहीं पे हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप खुद से देख लीजिएगा,
चलिए आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कितने तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते। सॉल्व करना मतलब एक्स का वो वैल्यू निकालना है ना जो उसके लेफ्ट हैंड साइड में रखें तो वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, है ना। जैसे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 है, तो इसका मतलब हम लोग को एक्स का ऐसा वैल्यू निकालना है ना, जो इसमें पुट कर दिया जाए एक्स की जगह, तो ये पूरा पार्ट का वैल्यू है ना, एलएचएस का जो वैल्यू है वो क्या आ जाए, आरएचएस के इक्वल आ जाए, है ना, मतलब 0 के बराबर आ जाए, है ना। तो उसी एक्स के वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, उसका सॉल्यूशन कहेंगे, है ना। और हमेशा इसका 2 वैल्यू आएगा, है ना। सॉल्यूशन कितना आएगा, सॉल्यूशन अगर देखें तो हमेशा 2 आएगा, है ना, कितना, एक्स का 2 वैल्यू आएगा, ठीक है ना। और कई बार आप आगे चल के देखेंगे उसको हम लोग क्या चीज से लिखते हैं, अल्फा बीटा से लिखते हैं ना। इसके सॉल्यूशन को क्या चीज से लिखते हैं, आपने पिछले चैप्टर पॉलिनोमियल में भी देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो हम लोग जीरोस निकाल रहे थे तो उसमें 2 वैल्यू आ रहा था, है ना, एक को अल्फा से लिखते हैं और एक बीटा से लिखते हैं। तो हम लोग को पढ़ना केवल 2 ही मेथड है ना, फैक्टराइजेशन मेथड और यूजिंग द क्वाड्रेटिक मेथड, मतलब क्वाड्रेटिक मेथड, ये हम लोग को 2 को पढ़ना है, ठीक है। तो दोनों को अब कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन में हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा और क्वाड्रेटिक मेथड तो हम लोग आगे देखेंगे, है ना, जब उसका टॉपिक आएगा। फिलहाल हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड जो है ना उसमें आपके पास 3 टाइप के समस्या आएगी, है ना। आपको 3 टाइप का जो है क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको देखने को मिलता है। पहला ऐसा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग को देखना है। दूसरा जो है उसमें हम लोग को देखना है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल 0। और तीसरा जो है ना टाइप है हमारा वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल 0, है ना। 3 टाइप का है जो आपको फॉर्मेट देखने को मिलता है जनरली फैक्टराइजेशन में, ठीक है। तीनों पे हम लोग कैसे काम करेंगे ये एकदम आपके माइंड में ना मैप बन जाना चाहिए कि हमको फैक्टराइजेशन में 3 टाइप का क्वेश्चन आएगा, है ना। एक जिसमें ए बी सी तीनों हो, एक जिसमें C का वैल्यू 0 हो, एक जिसमें B का वैल्यू 0 हो, ठीक है। इसको कैसे करते हैं, तो इसको अगर फैक्टराइज करेंगे ना तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग को ना A और C का मल्टीप्लीकेशन निकालना होता है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है और उसका साइन क्या आ रहा है ना, ये दोनों देखना है, ठीक है। क्या आ रहा है ना, और उसका साइन क्या आ रहा है। तो हमारे पास क्या होगा, इसमें 2 कंडीशन बनते हैं। इफ ए सी मतलब ए और सी को मल्टीप्लाई किए और ये 0 से बड़ा आ गया, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव रिजल्ट हमको दे रहा है ना। अगर ए और सी को मल्टीप्लाई किए और उसका जो आंसर आया, जो रिजल्ट आया वो पॉजिटिव है, तो हम लोग को बी को क्या करना है, 2 भाग में तोड़ देना है इस टाइप से कि दोनों को ऐड करके, है ना, बी के बराबर आए। दोनों का वैल्यू ऐड होके किसके बराबर आए, बी के बराबर आए, और दोनों को मल्टीप्लाई करके ना ए सी के बराबर है ना। एम एन 2 पार्ट है, 2 नंबर कोई भी नंबर हो सकता है ना, जिसको ऐड करके हम लोग बी के बराबर आए और मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ए सी के मल्टीप्लाई के बराबर है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग तोड़ेंगे। दूसरा इसमें कंडीशन क्या हो सकता है कि हम लोग को क्या मिले, ए सी का जो वैल्यू है ना वो निगेटिव मिले, है ना, नेगेटिव लेस देन 0 आ जाए, माइनस में आ जाए, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग को b का वैल्यू क्या करना रहता है, जैसे 2 पार्ट आपको m मतलब घटा के आना चाहिए। 2 नंबर आपको ढूंढना है कि जिसको घटा के b के बराबर आए, चाहे वो बड़े इसमें से इसको घटाए चाहे इसमें से इसको घटाए, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। अभी हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे ना, एग्जाम्पल देखेंगे ना, तो और आपको क्लियर होगा। और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, ए सी का जो वैल्यू आना चाहिए ना वो फिर से एम एन इसके मल्टीप्लीकेशन के ही बराबर आना चाहिए,
ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट रहता है जब आप फैक्टराइजेशन करने जाते हो तब। इस वाले में क्या होगा, आप देखोगे क्या, इस टाइप का अगर क्वेश्चन है ना तो इसको हम लोग ऐसे करते हैं। देखिए इसको जब आप तोड़ोगे ना तो आपको जो फाइनल फॉर्म आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ax प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी, ऐसा कुछ फॉर्म आएगा लास्ट में इक्वल्स 0, है ना। तो आपको देखना है क्या कि दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 कब होगा, जब उनमें से कम एक जो है वो 0 होगा। हमको नहीं पता कि कौन सा 0 है, तो हम लोग या तो इसको 0 रखेंगे या फिर इसको। तो हमारे पास यहां पे आता है इंप्लाइज ए एक्स प्लस बी इक्वल्स 0 और सी एक्स प्लस डी इक्वल्स 0, है ना। तो यहां से हम लोग को एक वैल्यू आ जाएगा क्या, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, है ना, जो भी वैल्यू है, और यहां पे आ जाएगा क्या, x इक्वल्स माइनस डी बाई सी। इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस टाइप का हमारा हमेशा दो वैल्यू आना ही चाहिए। अगर आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके रूट निकाल रहे हो, रूट या सॉल्यूशन निकाल रहे हो, दोनों एक ही टर्म है, मतलब एक ही मतलब है दोनों का, चाहे आप रूट बोलो या फिर सॉल्यूशन बोलो, है ना। तो हमको दो वैल्यू आना ही चाहिए। अगर एक वैल्यू आपको आ रहा है ना तो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ गलती किए हो, ठीक है। यहां पे अगर इसको हमको सॉल्व करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पे अगर इस टाइप का अगर फॉर्मेट है हमारे पास, तो यहां पे हम लोग करते क्या है, यहां पे ना हम लोग कॉमन ले लेते हैं क्या, यहां पे x कॉमन आ जाएगा, या नंबर में से कुछ कॉमन आने वाला है, चूंकि ये भी यहां पे नंबर लिया नहीं गया है तो हम लोग अभी नंबर के कॉमन नहीं ले सकते, लेकिन नंबर से भी अगर कुछ कॉमन होने वाला है तो निकाल लेंगे। तो यहां पे बचेगा x और उसके साथ कोई नंबर, और यहां पे बचेगा कितना, ax प्लस बी इक्वल 0। फिर से इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो या तो x इक्वल्स 0 होगा, मतलब ये वाला पार्ट, नहीं तो दूसरा वाला पार्ट ax प्लस बी इक्वल्स 0। तो यहां पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहां दो वैल्यू, एक 0 आएगा ही आएगा, दूसरा जो भी यहां पे आ जाए। तीसरा जो है हमारा पार्ट, ठीक है, तीसरा वाला, इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग करेंगे क्या, इस पे तो ये कांस्टेंट टर्म है, उधर भेज देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा कितना, ए एक्स स्क्वायर इक्वल्स माइनस सी, और एक्स स्क्वायर इक्वल्स आ जाएगा माइनस सी बाई ए। तो x इक्वल्स क्या आ जाएगा, रूट अंडर माइनस सी बाई ए। तो आप देखोगे क्या कि यहां पे तो जरूरी नहीं है कि दो वैल्यू आ जाए। तो अगर यहां पे जैसे मान लीजिए कि यहां पे हमको रूट 9 आ जा रहा है, तो हम लोग इसका वैल्यू ना प्लस माइनस 3 लेंगे, है ना। रूट में जो भी वैल्यू आएगा ना उसका, उसमें से हमेशा दो वैल्यू निकालेंगे, एक प्लस में और एक माइनस में, क्योंकि माइनस 3 का भी स्क्वायर 9 होगा और प्लस 3 का भी स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप से लिख देंगे। अगर मान लीजिए कि ऐसा है, ये रूट से बाहर नहीं निकलने वाला है ना, रूट 3 आ गया ऐसा, है ना, तो हम लोग तब भी यहां पे प्लस माइनस लगा के ही लिखेंगे, है ना। सपोज हमारे पास क्या आया, x इज इक्वल टू कितना आया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स 3। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर 3, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस माइनस रूट 3 ही लिखेंगे, है ना। तो इस चीज का आपको हमेशा दो वैल्यू आना ही चाहिए, ठीक है ना। दो वैल्यू क्या होना चाहिए, आना ही चाहिए, है ना। अगर नहीं आ रहा है तो आप आंसर गलत कर लोगे या गलत किए हो, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको फैक्टराइजेशन क्लियर हो गया होगा। एक बार अभी अगर आप ध्यान से देख लोगे ना, और कुछ एक बार दो बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तो आपको हमेशा जो है के लिए ये आ जाएगा। चलिए कुछ प्रॉब्लम इससे रिलेटेड करके देखते हैं, है ना। ये आपको दिया गया है एनसीईआरटी में, है ना। ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, हम लोग एक दो इसमें से करते हैं, बाकी आप खुद से ट्राई कीजिएगा। चलिए, जो पहला इक्वेशन है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो पहले का अगर हम लोग सॉल्यूशन लिखें, है ना, क्वेश्चन 1 का, तो हम लोग देखेंगे क्या, क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स 0 है ना। अब हम लोग a का वैल्यू 1 है ना, लिख के बता रहा हूं, ये लिखना नहीं आपको सॉल्यूशन करते समय। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू माइनस 3 और c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू माइनस 10 है।
हमने क्या बोला कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा, ए सी का वैल्यू आया कितना, -10, निगेटिव आ गया। तो हम लोग को बी को दो पार्ट में तोड़ना है, जो सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाए, इसके बी के बराबर आए, मतलब 3 के बराबर आए, और मल्टीप्लाई करके 10 के बराबर आए। तो सिंपल सा बात है, हमारे पास क्या होगा, 5 और 2 नंबर होगा, जिसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। तो -5x + 2x -10 = 0। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि हम लोग घटाते समय ना इसमें भी माइनस लगा सकते हैं, इसमें भी माइनस लगा सकते हैं, डिपेंड करेगा कि यहाँ पे साइन क्या है। देखिए यहाँ पे -3 है, घटा के आना चाहिए, मतलब यहाँ पे जब हम माइनस लगाएंगे तभी हम लोग को -3x मिलेगा, है ना। तो इसलिए हम लोग इस वाले में माइनस लगाए हैं, क्योंकि 5x - 2x लिखते तो ये -3x नहीं मिलके हमको 3x आ जाता है ना, तो हमको ऐसा करना नहीं था, हमको -3x लाना है, तो हम लोग ऐसे करेंगे, है ना। इस चीज छोटी छोटी चीजों का आप जैसे जैसे ध्यान देने लगिएगा, वैसे वैसे जो है आपकी जो है आप अच्छे से सीखते चले जाओगे, ठीक है। तो अब हम लोग कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लिए तो क्या आया, x कॉमन होगा तो x - 5 आएगा, +2 कॉमन होगा तो यहाँ पे भी x - 5 आएगा। आप देखोगे क्या, जब भी कॉमन लेते हैं ना तो यहाँ पे ब्रैकेट में और यहाँ पे सेम चीज आना ही चाहिए, है ना। नहीं आ रहा है मतलब आप कुछ गलती कर रहे हो। अब इन दोनों में से टर्म में से x - 5 कॉमन ले लिए, तो x - 5 कॉमन लिए, यहाँ पे आया x, यहाँ पे आया 2, है ना, = 0, है ना। दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो x - 5 या तो 0 होगा, है ना, या x = 5 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, x + 2 = 0 आ जाएगा, और x = -2 आ जाएगा, है ना। तो दो वैल्यू आया, एक x का वैल्यू 5, दूसरा x का वैल्यू -2, है ना। तो इस टाइप से आप सॉल्व करोगे जब आपको फैक्टराइजेशन के द्वारा बोला जाएगा तो, है ना। इस प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं 2 6 जा, है ना, 12 -12 आएगा तो घटा के क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके क्या होना चाहिए, 12 आना चाहिए। 4 और 3 हम लोग ले लेंगे, है ना, तो आ जाएगा। थर्ड नंबर मैं बना दे रहा हूं। ऐसे ही इस वाले में क्या करना है, पहले इसको सिंप्लीफाई, एलसीएम ले लेंगे 8, तो यहां पे आ जाएगा 16x² - 8x + 1, और 8 इधर जाके 0 कर देंगे, और उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। क्या आ जाएगा, 16x² - 8x + 1 = 0, है ना, जब हम लोग इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे आना चाहिए 16 1 जा 16, तो दो को हम लोग को ऐड करना है, तो -4x और -4x करेंगे, है ना, तो -8x हो जाएगा ऐड करके, ठीक है। और इसमें करेंगे तो यहाँ पे 100 है, 1 से मल्टीप्लाई किए तो 100 प्लस में आ रहा है, तो 10 और 10 ले लेंगे, है ना, -10 और -10 ऐड करके -20 आ जाएगा, तो वहां से आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा √2x² + 7x + 5√2 = 0। देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, √2 × 5√2, है ना, रफ में करेंगे, यहां पे नहीं करेंगे। कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 10, है ना, 5 √2 मल्टीप्लाई होकर रूट से बाहर आ जाएगा, 10 आ गया। तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है ना, ये +10 आ रहा है तो ऐड करके 7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 10 आना चाहिए। 5 और 2 होगा तो इसको ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 10 आएगा। तो ये हो जाएगा कितना, √2x² + 5x + 2x + 5√2 = 0। यही हमारा है। इसमें से कॉमन लीजिए, x कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, तो x यहां पे आ गया, तो यहां पे √2x + 5 बचेगा, और दूसरे में भी यही आना चाहिए, तो 2, और यहां पे देख रहे हैं क्या, इसमें से 2 है और यहां पे √2 लिखा हुआ है, तो 2 को हम लोग क्या करेंगे, √2 × √2 लिख देंगे, है ना। 2 को क्या लिख देंगे, √2 × √2 ऐसे लिख सकते हैं, और वहां से फिर कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इसमें और इसमें अगर इसको √2 × √2 नहीं लिखेंगे तो कुछ भी मैच नहीं करेगा, है ना। तो इसको √2 × √2 लिख दिए, तो ये √2 हमारा बाहर आ गया, ठीक है। तो x यहां पे बचा क्या, एक √2 बच जाएगा, x बच जाएगा, और यहां से केवल 5 बचेगा, क्योंकि √2 हम लोग बाहर ले चुके हैं, ठीक है। अब दोनों में से क्या कीजिए, ये वाला पार्ट कॉमन ले लीजिए, तो √2x + 5 ये कॉमन आ गया, और यहां पे आ गया क्या, x + √2 = 0।
दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो हम लोग दोनों को अलग अलग करेंगे, है √2x प्लस 5 इक्वल 0 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -5/√2 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो x प्लस √2 इक्वल्स 0 तो x इक्वल्स कितना आ जाएगा -√2 आ जाएगा, है ना। दो वैल्यू यहाँ पे भी आ गया हमारा, ठीक है। आंसर में देखिएगा क्या कि अगर ऐसा हो, जैसे हमारा एक आंसर है -5/√2, जनरली जब रूट में कोई नंबर ऐसा रहता है ना तो हम लोग इसको रैशनलाइज कर देते हैं, मतलब सेम नंबर से ना ऊपर नीचे ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा -5/√2 और नीचे आ जाएगा कितना √2 इंटू √2 तो 2, है ना। तो आप देख सकते हो सकता है कि आपका आंसर ऐसा 5/2 इंटू √2 ऐसा हो, या फिर हो सकता है कि ऐसा ही हो। तो आप देख लेंगे कि आपका आंसर कैसा है, जैसा रहेगा उस अकॉर्डिंग आप लिख लोगे, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग फैक्टराइजेशन जो है टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती दोनों को मिला के ना 45 मार्बल्स है दोनों के पास। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। दोनों ने 5 मार्बल जो है लॉस कर दिया, खो दिया, है ना। एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ। अब उनके पास जो मार्बल्स है ना उनका मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन इज 124। फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट विद। शुरू में कितना था ये आपको पता करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होगा, जो पूछेगा उसी को हम लोग मान लेंगे। जॉन के पास मान लेते हैं x, है ना। लेट जॉन हैज x मार्बल्स, ठीक है। देन जीवंती would have 45 माइनस x मार्बल्स, है ना। अब कितना होना चाहिए उसके पास, अगर उसके पास x है दोनों को मिला के 45 है तो जीवंती के पास क्या होना चाहिए 45 माइनस x होना चाहिए। दोनों ने लॉस कर दिया 5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ने लॉस किया है 5, तो x माइनस 5 हो गया जॉन के पास, और जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस x माइनस 5। और जब लॉस कर दिया उसके बाद प्रोडक्ट जो है ना वो 124 है। यही हमारा आ गया, ठीक है। सिंप्लीफाई कीजिए तो अब आएगा क्या x माइनस 5 और ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 40 माइनस x इक्वल्स 124। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 40x, ये आ जाएगा कितना -x², ये आ जाएगा -200 और यहाँ पे प्लस 5x आ जाएगा। 124 को भी इधर लाइए, 124 इक्वल्स 0, ठीक। x² वाले को पहले लिख देते हैं, x वाला ये और ये है 45 और ये 40 और 5 तो 45x, इसमें से करेंगे तो ये आ जाएगा कितना -324 इक्वल्स 0। माइनस कॉमन ले लीजिए, है ना। x वाले को पॉजिटिव कर लेंगे तो हमारे लिए इजी रहेगा। x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स 0, यही है हमारे पास, ठीक है। माइनस को उधर भेज देंगे 0 हो जाएगा, तो x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स 0। इस चीज का ध्यान रखना है, माइनस कॉमन लेते हैं ना तो भीतर का सारे का साइन चेंज हो जाता है। जो प्लस था वो माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, ये वाला माइनस था ये प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, ठीक है। ये माइनस उधर जाके डिवाइड होके -1 से डिवाइड होके 0 हो गया, ठीक है। अब हम लोग को 45 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है ना। मल्टीप्लाई कर मतलब क्या करना चाहिए, ऐड करके 45 आए और मल्टीप्लाई करके 324 आए, ठीक है। तो हम लोग सिंपल सी बात है कि 45 से वो जो भी दो नंबर होगा वो 45 से छोटा होगा, तो हम लोग आइडिया लगाएंगे कि क्या क्या हो सकता है ना। जैसे 40 और 5 लेंगे तो 40 और 5 तो 200 आएगा मल्टीप्लाई करके, इसके बराबर नहीं आया। थोड़ा सा और कम करेंगे 38
और 7 लेते हैं तो देखेंगे क्या, 38 और 7 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 7 8 जा 56, लास्ट में 6 आ रहा है, यहाँ पे लास्ट में 4 है, तो सिंपल सी बात ये भी नहीं होगा। 37 को 8 से करेंगे तो ये भी लास्ट में 6 देगा, नहीं होगा। 36 को अगर हम लोग 9 से करेंगे तो आने का चांस है, 6 9 6 जा 54 और ये आ गया, है ना। तो क्या होगा हमारा, तो ये हो जाएगा 36 और 9, ठीक है। तो हम लोग लेंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल्स 0, है ना। तो अब हमारे पास क्या आ जाए, x कॉमन लेंगे, x माइनस 36 और माइनस 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 ही आएगा यहाँ पे भी, है ना, इक्वल्स 0। तो आ गया हमारे पास x माइनस 36 इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल्स 0, है ना। तो या तो यहाँ पे x माइनस 36 0 होगा, इसका मतलब है कि x का वैल्यू 36 होगा, या फिर x माइनस 9 का वैल्यू 0 होगा, या x का वैल्यू 9 होगा। मतलब या तो जॉन के पास 36 होगा, है ना। सो जॉन के पास क्या कितना हो जाएगा, आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। जॉन के पास अगर हम लोग 36 लेते हैं तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा, 45 माइनस एक्स तो 9 आएगा। अगर हम लोग जॉन के पास 9 लेते हैं, है ना, तो उसके पास जीवंती के पास 36 आएगा, है ना। तो आप देख मतलब दोनों ऑप्शन हमारा हो सकता है, ठीक है। या तो ऊपर वाला सॉल्यूशन हो या फिर ये वाला सॉल्यूशन हो, है ना, यही दोनों आंसर होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए फटाफट से बताइए कैसा लग रहा है आपको, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स। छोटा सा कॉटेज इंडस्ट्री किसको कहते हैं, जो घर में 2 4 लोग 5 लोग परिवार के सदस्य जो है मिल के चलाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। और वो कुछ नंबर पॉटरी आर्टिकल्स, पॉटरी मतलब मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि किसी भी निश्चित दिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है हर एक आर्टिकल का, उस दिन, है ना, वॉज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड दैट डे। मतलब उस दिन जितना भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ ना, है ना, उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, है ना। तो अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी दिन 90 रुपीज था, तो आपको बताना है कि कितना आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ और हर एक का कॉस्ट कितना था, ठीक है। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, फिर से जो हमारा सॉल्यूशन होगा, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी एक्स, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी एक्स। ठीक है, हम लोग कितना आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ एक्स मान लिए, है ना। देन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो देखेंगे क्या कह रहा है, क्या कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल जो है ना, वो जितना भी आर्टिकल प्रोड्यूस था ना उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा है। मतलब जितना भी आर्टिकल प्रोड्यूस था उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा है, तो यही हो जाएगा कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। किसी दिन उसका टोटल जो प्रोडक्शन था उसका कॉस्ट जो था वो 90 रुपीज था, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, सो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे तो देखिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा, एक्स आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुआ और हर एक का कॉस्ट कितना लगा, 2x प्लस 3 लगा, यही लगा, ठीक है। हर एक टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इतना था, हर एक का कॉस्ट इतना था, तो
उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। और ये जो है क्वेश्चन कह रहा है कि यही वैल्यू जो था वो कितना था, इसका जो वैल्यू ये था 90 रुपीज़। ठीक है, तो हम लोग इसको करेंगे 90 से इक्वेट, आ जाएगा कितना 2x स्क्वायर प्लस 3x, है ना। 90 को भी इधर लीजिए, माइनस 90 इक्वल 0, x का वैल्यू निकालिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। 92 जा 180, माइनस 180 आएगा, तो 3 को क्या करना है, दो पार्ट में ब्रेक करना है, जिसको सब्ट्रैक्ट करके क्या जाए 3 आए, और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 180 आना चाहिए। ठीक है, तो हमको पता है 15 और 12 है, जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 180 आएगा, और सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल्स 0। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे क्या, इसमें से x कॉमन लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 15, और यहाँ पे करेंगे तो माइनस, इसमें से अगर करेंगे तो 6 कॉमन होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि अंदर 2 आना चाहिए, तो 6 कॉमन हो जाएगा हमारा, तो आ जाएगा 2x, और माइनस कॉमन ले चुके हैं, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस 6 से तो 15 यहाँ आ जाएगा इक्वल 0। 2x प्लस 15 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो 2x प्लस 15 और इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल 0। तो या तो 2x प्लस 15 इक्वल्स 0 होगा, तो x इक्वल्स कितना आ जाएगा माइनस 15/2, और दूसरा x माइनस 6 0 हो सकता है, तो x का वैल्यू आ जाएगा 6, है ना। अब देखिए हमारा जो x क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, तो ये तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, सिंस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स कांट बी नेगेटिव, सो x इक्वल्स कितना हो जाएगा 6, है ना। तो कह रहा है आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड और कॉस्ट ऑफ दोनों निकालना है ना। सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हो गया 6, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ये है कितना 2x प्लस 3 है, तो 2 इंटू 6 प्लस 3 आ गया 15 रुपीज। हाँ, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक शायद सेकंड एक्सरसाइज या फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा, अभी और है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हाँ, दो नंबर आपको पता करना है, उसका सम 27 है और प्रोडक्ट जो है वो 182 है। क्या होगा सॉल्यूशन, लेट वन नंबर बी एक्स, let one number be x, then the other number कितना हो जाएगा। तो दोनों का सम 27 है, तो एक अगर x है तो दूसरा 27 माइनस एक्स होगा, और दोनों का प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू 27 माइनस एक्स जो है वो कितना हो जाएगा 182 होगा, है ना। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182, और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल्स 0, है ना। माइनस कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स 0 आ जाएगा, है ना। माइनस हमने कॉमन लेके उधर भेज दिया। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 182, है ना। प्लस में आ रहा है तो इसको दो पार्ट में तोड़ना है, जिसको ऐड करके 27 आए और मल्टीप्लाई करके 182 आए। तो हम लोग जानते हैं 15 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। ठीक है, तो देखते हैं 14 और शायद 13 को करेंगे तो 4 3 जा आ जाएगा,
आ रहा है ना। तो 14 और 13 आंसर हमारा ऑप्शन होगा। तो ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स 0, है ना। तो आ गया कितना, x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लीजिए तो x माइनस 14 इक्वल्स 0 आएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, x माइनस 14 कॉमन ले लिए और ये x माइनस 13 कॉमन ले लिए, दोनों इक्वल्स 0। तो x माइनस 14 इक्वल्स 0 और x इक्वल्स 14 और दूसरा जो है और x माइनस 13 इक्वल्स 0 और x इज इक्वल टू 13, है ना। तो या तो एक 14 होगा, दूसरा 13 होगा, है ना। तो आपको दो निकालना था, एक नंबर अगर इसको मान लीजिए 14 मानेंगे तो दूसरा 13 आ जाएगा, है ना। सो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, मान लीजिए 14 मान लेते हैं, 14 और सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड नंबर जो है वो 27 माइनस 14, तो ये आ जाएगा 13। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसको रखने से ये आंसर आ रहा है, दूसरा ऑप्शन आ रहा है, और इसको रखने पे ये आंसर आ रहा है, तो केवल एक बार आंसर निकाले। अगर ये दोनों को रखने पे अलग अलग आंसर आता तो हमारा 4 आंसर आ जाता, है कि नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। यही होगा, ऐसे इस टाइप का सिचुएशन, इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा बनेगा नहीं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि x का वैल्यू जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, तो दो अलग अलग वैल्यू आता है और दोनों से जो हम लोग को निकालना रहता है ना वो अलग आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। कंसेक्यूटिव मतलब क्या, लगातार, है ना। कंसेक्यूटिव मतलब क्या, लगातार, है ना। जैसे 3 4 हो गया। लेट वन नंबर बी एक्स, वन नंबर बी एक्स, देन द अदर नंबर क्या हो जाएगा, देन द अदर नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 1। अब कह रहा है कि दोनों का स्क्वायर का जो सम है ना वो है 365। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और ये आ गया 365, है ना। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल्स 0, और ये हो जाएगा कितना, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स 0। मल्टीप्लाई कीजिए, 364 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 728 आएगा, है ना। माइनस में आ रहा है मतलब दो नंबर को घटा के 2 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके इतना आना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या आएगा, देखिए 25 इंटू 25 करते हैं तो ये आता है कितना, 625, है ना। तो हम लोग करते हैं कि जिसका डिफरेंस क्या हो ये आना चाहिए। तो मान लीजिए कि हम लोग 27 करेंगे और 25 करेंगे तो 7 5 35 नहीं आएगा, और ये मल्टीप्लाई होके कितना आ रहा है ये भी देखना पड़ेगा हमको। 28 अगर करते हैं, 26 करते हैं तो चांस है, क्योंकि 6 और 8 को गुना करेंगे तो लास्ट में 8 आएगा, है ना। तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। आ रहा है ना, तो 28 और 26 हो जाएगा हमारा ऑप्शन। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 28x प्लस 26x माइनस 364 इक्वल्स 0, ठीक है। यहाँ पे और करेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 14, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे x आना चाहिए, मतलब 26 पूरा कॉमन आएगा,
तो 26 करेंगे तो x, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है, यहाँ पे माइनस साइन होगा। ठीक है, -26 करेंगे तो x प्लस 14 आएगा इक्वल्स 0। ठीक है, कॉमन ले लीजिए x प्लस 14 को दोनों में से, तो ये आ गया कितना, ये आ जाएगा 2x माइनस 26 इक्वल्स 0। तो x प्लस 14 इक्वल्स 0 और x इज इक्वल टू -14। यहाँ पे करेंगे तो 2x माइनस 26 इक्वल्स 0 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 26/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 13। ठीक है, तो कह रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, है ना, पॉजिटिव, ये वाला निगेटिव आ रहा है ना, तो क्लियरली x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13, यही होगा, या आप चाहो तो लिख सकते हो, सिंस x इज ए पॉजिटिव इंटीजर सो x इज इक्वल टू 13, है ना। सो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर जो है वो हो जाएगा 13, सेकेंड नंबर वो हो जाएगा कितना, 13 + 1 14, है ना, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। देखिए, तो हमारे पास क्या है, एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, ये हो गया हमारा राइट ट्रायंगल। ठीक है, कह रहा है इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो इसके बेस से 7 सेंटीमीटर, ये है हमारा बेस, है ना, और इससे 7 सेंटीमीटर कम है, ऐसा है, और हाइपोटेन्यूज जो है 13 सेंटीमीटर है। तो क्या कह रहा है, दूसरा ये दोनों साइड निकालना है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। लेट द बेस ऑफ द राइट ट्रायंगल, लेट द बेस ऑफ द राइट ट्रायंगल bx, देन इट्स अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, x माइनस 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, है ना। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b², ये होता है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 13² इज इक्वल टू p², p जो है परपेंडिकुलर है, x माइनस 7 का स्क्वायर है प्लस x², इसको सिंप्लीफाई कीजिए, है ना, इधर वाले टर्म को हम लोग इस पर लिख रहे हैं, इधर वाले को उधर लिख देते हैं, x a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक करते हैं, x² माइनस 14x प्लस 49 प्लस x², और ये आ जाएगा 169, है ना, 13 का होता है 169 स्क्वायर, है ना। अब सबको इस साइड कीजिए, तो ये आ जाएगा 2x² माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स 0, या 2x² माइनस 14x, और ये आ जाएगा कितना, 20 माइनस 120 इक्वल्स 0।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 240 है ना, ऐसी नेगेटिव आ रहा है तो घटा के 14 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 240 और सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए 14, है ना। दो नंबर हमको ढूंढना है तो ढूंढ लेते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर 14 और 14 रखते हैं एक नंबर तो दूसरा होना चाहिए 28, ज़्यादा वैल्यू आ जाएगा। अगर 10 रखते हैं तो दूसरा होना चाहिए कितना, 10 और 24, है ना। 24 का डिफरेंस है, मल्टीप्लाई करके 14 का डिफरेंस है और मल्टीप्लाई करके तो 24 और 10 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया कितना, 2x² माइनस 24x प्लस 10x माइनस 120 इक्वल 0। इधर करते हैं सॉल्व, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2x तो आ जाएगा कितना, x माइनस 12 प्लस 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 इक्वल्स 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस 12 कॉमन आ गया तो बचा क्या कितना, 2x प्लस 10 इक्वल्स 0। तो आ जाएगा x माइनस 12 इक्वल्स 0 और x इज इक्वल टू 12 और दूसरा और यहाँ पे लिखेंगे, है ना, 2x प्लस 10 इक्वल्स 0 तो x इक्वल टू आ जाएगा -5। सिंस द साइड ऑफ ट्राइंगल कांट बी नेगेटिव सो x इज इक्वल टू 12, है ना। लिख देंगे स्टेटमेंट, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। सो वन साइड ऑफ या बेस ऑफ द ट्राइंगल या वन साइड, अदर टू साइड बोल रहा है, सो वन साइड ऑफ ट्राइंगल is equal to 12 centimeter, the other side equals कितना हो जाएगा, x माइनस 7 मतलब 12 माइनस 7, ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए फटाफट से, समझ में आया तो फटाफट लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। चलिए फटाफट अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। चलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको समझते हैं क्या है। देखिए तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0, इसमें एक हम लोग वैल्यू निकालते हैं d का, डिस्क्रिमिनेंट, है ना, d से होता है और इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, है ना। और इस पे डिपेंड करता है कि x का वैल्यू निकाला जा सकेगा या नहीं निकाला जा सकेगा, ठीक है। जब हम लोग d का वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूला से तो हमारे पास 3 कंडीशन बनते हैं। पहला, व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, है ना। दूसरा है व्हेन d इक्वल्स 0 और तीसरा है व्हेन d इज लेस देन 0। एक्चुअल में जो हमारा फॉर्मूला है x निकालने के लिए, x का 2 वैल्यू होगा आपको पता है। x को निकालने के लिए जो फॉर्मूला है -b प्लस माइनस √d डिवाइड बाई 2a। अगर इसको डिटेल में लिखें तो इसमें 2 वैल्यू छुपा हुआ है, -b प्लस √d बाई 2a और एक वैल्यू है -b माइनस √d बाई 2a। फॉर्मूला में कई जगह d के जगह ये वैल्यू भी पुट किया हुआ हो सकता है, मतलब यही जो है ऐसा लिखा हो सकता है -b प्लस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, और हो सकता है कि माइनस यहीं पे लगा दे या फिर हम अलग करके लिखें तो -b माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। तो आप देखोगे क्या,
अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें, आपको इस चीज का एकदम से ध्यान रखना है कि x का दो वैल्यू निकलना ही चाहिए। जब भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे ना, तो x का दो वैल्यू आना ही आना चाहिए, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो वैल्यू एकदम से आना ही चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, तो देखेंगे क्या कि जब d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो हमारे पास दो अलग अलग वैल्यू इन दोनों फॉर्मूला से मिल जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, हम लोग को क्या मिलेगा, डिस्टिंक्ट रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलेगा, है ना। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट का क्या मतलब है, सॉल्यूशन अगर इसमें देखें तो हम लोग को क्या मिलेगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, ना, स्पेशल। इस कंडीशन में आपको दो अलग अलग रूट मिलेगा, है ना। दोनों रियल नंबर होगा और दोनों अलग अलग वैल्यू होगा। एक वैल्यू सपोज अल्फा से लिख रहे हैं तो -b प्लस रूट डी बाई 2a होगा, और दूसरा जो वैल्यू होगा अगर उसका बीटा से अगर लिखें तो ये आ जाएगा -b माइनस रूट डी बाई 2a, है ना। अगर ऐसा d ग्रेटर देन 0 है तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट होगा, दोनों का वैल्यू अलग अलग होगा, इसका मतलब यही है ना। रियल नंबर होगा और दोनों का वैल्यू अलग हो। डिस्टिंक्ट मतलब विशेष, स्पेशल, है ना। व्हेन d इक्वल्स 0, तो यहां पे जो अगर आप सॉल्यूशन निकालेंगे ना, तो यहां पे रियल एंड इक्वल रूट मिलेगा आपको, रियल एंड इक्वल रूट, है ना। और इस कंडीशन में जैसे इक्वल बोला जा रहा है, मतलब दोनों का वैल्यू, दो रूट है, दोनों का वैल्यू इक्वल है क्योंकि d का वैल्यू 0 हो गया, तो अब हम लोग को केवल क्या बचा, -b/2a ही बचा। तो ये दोनों का वैल्यू किसके इक्वल होगा, -b/2a के इक्वल होगा। इक्वल है लेकिन रियल है अभी भी। जैसे ही d का वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगा तो कोई रियल रूट आपको नहीं मिलेगा, है ना। ये आपको पढ़ना नहीं है इस लेवल का, नो रियल रूट एग्जिस्ट्स, ठीक है। चूंकि रूट के भीतर माइनस वाला कॉन्सेप्ट आप लोग को 11th में थोड़ा इंट्रोडक्शन होने वाला है, 10th में कुछ पढ़ना नहीं है, इसलिए आपको बस यही आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको नेचर ऑफ रूट्स आगे हम लोग को पढ़ना भी है, नेचर ऑफ रूट्स, है ना। तो नेचर ऑफ रूट्स इसी को चेक करना है नेचर ऑफ रूट में कि d ग्रेटर देन 0 है, कि d इक्वल टू 0 है, या d लेस देन 0। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, है ना। वैल्यू अगर निकालना है तो ये निकाला जाएगा। व्हेन d इक्वल्स 0 तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, तो रियल एंड इक्वल होगा, वैल्यू इस फॉर्मूला से निकलेगा। व्हेन d इज लेस देन 0, नो रियल रूट एग्जिस्ट, है ना। कहीं भी अगर x का वैल्यू निकालना है, या x को आप बोलिए कि इसी में अल्फा और बीटा दोनों इंक्लूड है ना। अगर हम लोग ऐसे लिखे हैं तो अल्फा बीटा इसी में इंक्लूड है ना। तो क्या फॉर्मूला है, -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। d का वैल्यू क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। तो इतना हम लोग जान लिए। अब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक्सरसाइज 4.3, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हम लोग एक क्वेश्चन, मैं सेकंड नंबर बता देता हूं, आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिएगा बाकी, है ना। सेकंड नंबर क्या है, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या है हमारे पास, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स 0। यह a बराबर, a का वैल्यू कितना है, 3 है, b का वैल्यू कितना है, -4√3 है, और c का वैल्यू कितना है, 4। सो d इक्वल्स b² माइनस 4ac। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को ये चेक करना है कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है ना। पहले हम लोग, अगर d का वैल्यू हमको पता चल जाएगा कि लेस देन 0 है तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो फिर सॉल्व करने का बात ही नहीं, ठीक है। तो हम लोग पहले वैल्यू पुट करके रखते हैं। तो b² मतलब -4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 3, c का वैल्यू 4,
कितना आ जाएगा 16, तो ये आ जाएगा 48, है ना। 4√3 को अगर हम लोग गुना करें 4√3 से, है ना, माइनस माइनस तो मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो 4 4 जा 16 और √3 3, तो आ गया 48 माइनस 48 इक्वल्स 0, है ना। सिंस d इक्वल्स 0, सो इट्स रियल रूट exists. Root अल्फा इक्वल्स बीटा इक्वल्स कितना आ जाएगा -b/2a, है ना, क्योंकि d का वैल्यू तो 0 है, b का वैल्यू रखिए, b का वैल्यू है -4√3 बाई 2 इंटू 3, 2 से -2√3/3 आ जाएगा, या फिर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 2√3 और √3 इंटू √3 इसको लिख दीजिए, एक √3 से एक √3 गया तो -2/√3, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर यहां पे भी हो सकता था और ये भी इस फॉर्म में भी हो सकता है, तो डिपेंड करेगा कि आप कैसा देख रहे हो। 2 रूट आएगा, एक अल्फा भी होगा एक बीटा भी होगा। ठीक है, तो इसमें तो सिंपल सा निकल गया है। चलिए एक और मैं सॉल्व करके मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूं। पहले का भी अगर सॉल्व करते हैं, अगर 1 का, है ना, तो a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है -3, c का वैल्यू है 5, तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा b² - 4ac, है ना। बाकी लिखने का तरीका आप उसमें से देख लीजिएगा। b का वैल्यू -3 का स्क्वायर करेंगे 9 -4 इंटू 2 इंटू 5, तो ये आ जाएगा कितना 9 -40 आ गया कितना -31, है ना, लेस देन 0। since d is less than 0, so no real root exists, है ना। इस वाले में अगर देखें तो आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा, बाकी वैल्यू जो है आपको नहीं होगा। तो आगे देखते हैं हम लोग से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम आएंगे जहां पे आपको डिटेल सॉल्यूशन की जरूरत होगी, आप वहां से भी चाहो तो देख सकते हो। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, नेचर ऑफ रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देख लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव अ 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट होना चाहिए, है ना। अगर इसको सॉल्व करें, है ना, एक पहला नंबर अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स 0, है ना। ये a इक्वल्स कितना हो जाएगा, a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है k और c का वैल्यू है 3, सो d इक्वल्स कितना हो जाएगा b² - 4ac, और b का वैल्यू है हमारे पास k² - 4 इंटू 2 इंटू 3, तो ये आ गया 4 2 8 3 24 k² - 24, है ना। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर 2 इक्वल रूट्स, फॉर 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट कब होगा, d इक्वल्स 0 होगा तभी होता है। तो d का वैल्यू है k² - 24, तो k² - 24 इक्वल्स 0, है ना। तो k² इक्वल्स आ जाएगा कितना 24, तो k इक्वल्स आ जाएगा हमारे पास √24। 24 को फैक्टराइज करेंगे, है ना। ट्वेंटी फोर को अगर फैक्टराइज करें 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, है ना, तो इसको क्या आ जाएगा √2 इंटू 2 इंटू
2 × 3, तो यहाँ से हमारा एक 2 बाहर आ जाएगा, √6, यही हमारा वैल्यू आएगा। दो वैल्यू आएगा प्लस माइनस दोनों में। ठीक है, अगर हम लोग सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करें, तो यहां पे कितना हो जाएगा, kx इंटू एक्स माइनस टू प्लस 6 इक्वल्स 0, ऐसा है हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स 0। अगर देखें यहाँ पे तो a का वैल्यू है k, b का वैल्यू है -2k और c का वैल्यू है 6। सो d इक्वल्स कितना हो जाएगा, b² माइनस 4ac। b का वैल्यू है -2k, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, -4a का वैल्यू k इंटू c 6 आ गया कितना, 4k² माइनस 24k। फॉर इक्वल रूट्स क्या हो जाएगा हमारे पास, d इक्वल्स 0, सो 4k² माइनस 2k इक्वल्स 0। फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइज कर लेंगे, 2k हमारा कॉमन आ जाएगा तो k माइनस 2 इक्वल्स 0 और k इक्वल्स 2k इक्वल्स 0 और k इक्वल्स 0, है ना। तो एक वैल्यू ये हो जाएगा, दूसरा और k माइनस 2 इक्वल्स 0 और k इक्वल्स 2, है ना। तो k का वैल्यू या तो 0 होगा या फिर 2 होगा। k का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा नहीं, है ना। फॉर k इक्वल्स 0 quadratic equation is not possible, so k equals 2 आंसर, है ना। आपको रीजन भी बताना होगा कि आपका दो वैल्यू जो आया है ना, उसमें से एक क्यों नहीं हो सकता है ना। तो देखिए यहाँ पे k का वैल्यू अगर 0 रख देंगे, ये पूरे टर्म को ये 0 कर देगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर रहा नहीं, इसलिए k का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, है ना। आपको रेक्टेंगुलर ग्रूव बनाना है ऐसा, और उसका कह रहा है लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, अगर ये x है तो ये 2x है, और इसका एरिया जो है ये 800 मीटर स्क्वायर हो, है ना। तो क्या ये बनाना संभव है, हम लोग d का वैल्यू देखेंगे, अगर लेस देन 0 आ रहा है तो नहीं बनाना संभव होगा, है ना। अगर लेस देन 0 नहीं आ रहा है तो बना सकते हैं, है ना। और अगर इक्वल टू 0 आ जाएगा तो लेंथ और ब्रेथ इक्वल होगा, तो अगर उसको रेक्टेंगल कंसीडर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आई थिंक d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही होगा, तभी हम लोग रेक्टेंगुलर बना सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमारा जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। लेट द ब्रेथ ऑफ द ग्रूव इक्वल्स x, देन लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू 2x। एरिया कितना है, एरिया दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर, है ना। सो 800 क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ का वैल्यू 800 के इक्वल होगा, x इंटू 2x का वैल्यू जो हो गया ये 800 के इक्वल हो गया, है ना। तो ये आ जाएगा x² 2x² माइनस 800 इक्वल्स 0, 2 कॉमन ले लीजिए तो x² माइनस 400 इक्वल्स 0, और x² माइनस 400 इक्वल्स 0, ये आएगा। ऐसे यहां पे हम लोग क्या करेंगे,
एक्स का वैल्यू अगर निकाले तो फैक्टराइजेशन से ही ज़्यादा इजी रहेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला के दोनों से देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 400, और एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर 400, तो आ जाएगा कितना प्लस माइनस 20। ठीक है, सिंस लेंथ ब्रेथ कांट बी निगेटिव, सो सिंस breadth can't be negative, so x is equal to कितना हो जाएगा 20 मीटर, so लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ इज इक्वल टू 40 मीटर, है ना। पॉसिबल है। हालांकि आपको अगर पॉसिबल चेक करना है ना, तो हमारा जो सॉल्यूशन है इस टाइप से नहीं होना चाहिए, है ना। पॉसिबिलिटी की अगर बात करें, इज इट पॉसिबल अगर कह रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, डी का वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो हम लोग इसको फिलहाल रहने देते हैं, ठीक है, और हम लोग इस तो दूसरे टेक्निक को फॉलो करते हैं, है ना। क्या करेंगे, हेयर ए इक्वल्स कितना हो जाएगा 1, बी इक्वल्स 0 और सी इज इक्वल टू कितना है -400, ऐसा है। ठीक है, यहाँ से ए का वैल्यू 1, बी एक्स वाला टर्म नहीं है तो 0, सी का है -400, तो डी इक्वल्स कितना हो जाएगा बी स्क्वायर -4ac, बी का वैल्यू है तो 0 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू -400, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आ जाएगा 1600, ये आ जाएगा ग्रेटर देन 0, सो अब रियल रूट्स आ गया, मतलब x का वैल्यू कोई रियल नंबर आएगा, है ना, रियल और डिस्टिंक्ट आएगा, इसलिए सो इट इज पॉसिबल टू डिजाइन द रेक्टेंगुलर ग्रूव ठीक है। एक्स का वैल्यू अब निकालेंगे तो -b प्लस माइनस √d/2a निकालेंगे, और उसके बाद हम लोग को x का वैल्यू ये आ जाएगा, और तो वहाँ पे लिख देंगे, है ना, ये वाला आ जाएगा, यहाँ से इस टाइप से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से एक्चुअल में सॉल्यूशन इज इट पॉसिबल लिख दिया है, इस कारण से हम लोग ऐसे फॉलो करेंगे, नहीं तो हमारा ये वाला यहाँ से हम लोग ये फॉलो कर सकते थे। ठीक है, लेकिन इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम लोग को क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल कह रहा है, इसलिए। ठीक है, तो चलिए एक दो और क्वेश्चन है देख लेते हैं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? If so, determine their present age. The sum of ages of two friends is 20 years. ठीक है, तो एक फ्रेंड, let the age of one friend, let the age of one friend be x years. Then the age of the other friend. देखिए दोनों का सम क्या है 20 है, तो 20 एक अगर x होगा तो दूसरा 20 माइनस x ईयर्स होगा, है ना। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48, 4 साल पहले ये कितना था x -4 रहा होगा, और दूसरा जो था वो 20 माइनस x, उसमें से 4 घटा दीजिए, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना था 48 था। इसको सॉल्व कर लेना है। अब आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, x -4 इंटू ये आ जाएगा कितना 20, ये 16 माइनस x आएगा इक्वल्स 48 आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और प्लस 4x इक्वल्स और 48 को भी इस पार लाइए, -48 इक्वल्स 0। यहाँ पे आ जाएगा कितना -x स्क्वायर, और ये आ जाएगा कितना 16 और ये 20x, और ये नंबर में कितना आ जाएगा, ये माइनस कॉमन ले लीजिए,
तो एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा अब, माइनस 20x प्लस 112 इक्वल 0, और एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल 0। ए का वैल्यू हेयर लिखेंगे, ए इक्वल्स 1, बी का वैल्यू माइनस 20, सी का वैल्यू 112, सो डी इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी का वैल्यू माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, सॉल्व करेंगे 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 112 से ये कितना हो जाएगा 448, 448 लेस देन ये कितना आ जाएगा माइनस 48 लेस देन 0। सिंस d is less than 0, so the given situation, क्योंकि उसका सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, given situation is not possible, situation is not possible, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। देखिए, रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है, पेरीमीटर होना चाहिए 80 मीटर, ठीक है, और एरिया 400। दो वेरिएबल लेके और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें बनाएंगे। लेट द लेंथ ऑफ द पार्क बी एक्स एंड ब्रेथ बी वाई, है ना। देन शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, x इंटू वाई क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 400, है ना, एरिया दिया हुआ है कितना 400, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो जाएगा 400। ऑल्सो हमारे पास दूसरा जो कंडीशन है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, लेंथ प्लस ब्रेथ, ये दिया हुआ है 80, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स कितना हो जाएगा 80/2, आ गया कितना 40, है ना, और x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई, इक्वेशन सेकेंड। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, है ना, आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, x के जगह 40 माइनस वाई हो जाएगा इंटू वाई इक्वल्स 400, है ना, मल्टीप्लाई कर देते हैं 40y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400, सबको उधर ले जाइए, तो वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इक्वल्स 0, है ना। y के लिए सॉल्व करना है, a का वैल्यू हेयर a इक्वल्स 1, b इक्वल्स माइनस 40, c इक्वल्स 400, है ना, d इक्वल्स कितना हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, आ जाएगा कितना 1600 माइनस 1600, आ गया 0। देखिए, सिंस d इक्वल्स 0, अब क्वेश्चन ये है, देखिए जैसे d इक्वल्स 0 हुआ, अच्छा तो y का वैल्यू आएगा, ठीक है, y का रियल वैल्यू आ जाएगा, सो द डिजाइन ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज पॉसिबल, क्योंकि अब x का y का वैल्यू निकल सकता है। द डिजाइन ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज पॉसिबल। अब y इक्वल्स कितना हो जाएगा माइनस b/2a,
दोनों वैल्यू उतना ही आएगा, हम एक ही वैल्यू लिख रहे हैं, है ना, हमको केवल ब्रेथ चाहिए। तो माइनस बी का वैल्यू है कितना 40, एक और माइनस लगेगा बाई 2 इंटू 1, आ गया कितना 40/2, तो ये आ जाएगा 20 मीटर। सो x इक्वल्स कितना हो जाएगा 40 माइनस 20, तो आ गया 20 मीटर, है ना। तो लेंथ हो गया लेंथ इक्वल्स हो गया कितना, लेंथ भी 40 हो गया और ब्रेथ भी 40 हो गया, है ना। तो अगर हम लोग स्क्वायर को रेक्टेंगल मानेंगे तो हमारा आंसर सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा आंसर में क्या दिया है, क्या स्क्वायर को हम लोग रेक्टेंगल मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। तो बस आज का जो है आपका ये सेशन, आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो खत्म होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। आप अपने एंड से थोड़ा सा प्रयास जरूर करें, इसको थोड़ा सा रिवाइज करें बार बार, ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाए। आपको हमारा ये प्रयास अगर अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और जहां तक हो पाए अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हम लोग और जल्दी जल्दी और बाकी सब्जेक्ट भी आपको कवर करा पाए। ठीक है, आप जितना जल्दी हमें कमेंट करेंगे, हमारे वीडियो पे जितने ज़्यादा आपका रिएक्शन होगा, उतना जल्दी हम लोग और बेहतर कंटेंट आपको देने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जल्द ही मिलेंगे। जो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उस चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।